हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएसआई में आए हुए कुछ मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवालों की, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपको एक और टॉप सीक्रेट बताएंगे इस एग्ज़ाम के बारे में। इससे पहले हम एक बार आपको याद दिला दें कि हमने पहले वीडियो में जिसमें हमने बताया था कैसे तैयारी करनी, तो उसमें हमने आपसे कहा था कि जो सवाल आएंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, और ख़ासतौर पे जीएस में भी, तो वो बहुत ही नॉर्मल टाइप के सवाल आएंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आएगा। और ये बात हमारी लगातार पिछले 3 दिन में साबित हो चुकी है। आज 21 तारीख आ गई है और आज 21 तारीख को ये फिर से प्रूव हो गई है। जितनी भी पालियों में एग्ज़ाम हुआ है ये आपका, आई थिंक 3 पालियों में लगातार हो रहा है, तो 9 की 9 पालियों में ये बात साबित हो गई है और आगे भी साबित होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। तो हमने उसमें कहा था कि ये बहुत नॉर्मल होगी, तो नॉर्मल हमने इसलिए भी कहा था कि ये नॉर्मल होना ही था, बहुत ही नॉर्मल सवाल होंगे। और दूसरी कोई भी जो भी लोग ये कह रहे हैं कोचिंग सेंटर्स में कि ये सवाल मॉडरेट हैं और मॉडरेट टू इवन टफ़ लेवल के हैं, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि हम अगर किसी भी स्टूडेंट को ये बोल दें कि सवाल टफ़ आएंगे, तो उसके लिए उसका मोरल डाउन करने वाली बात है, उसका जो साहस है वो टूट जाता है, कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस ही आपको हर जगह जिताता है, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई क्लरिकल एग्ज़ाम हो। तो कभी किसी भी उस्ताद को, किसी भी अध्यापक को ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ सवाल मुश्किल आने जा रहे हैं, सवाल आसान होते हैं। ये आपकी कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है कि आप उस सवाल को कैसे देखते हैं। अगर कॉन्फिडेंस हाई है तो सवाल कुछ भी नहीं, चाहे जितना लेंदी हो, चाहे जितना मुश्किल हो, ठीक है। बट ये वाकई में काफ़ी आसान सवाल है, बेसिक सवाल है। अगर आप देखें तो हर स्टूडेंट इसको कर सकता है थोड़ी सी मेहनत के बाद। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल जो हम इसमें देख रहे हैं वो ये है कि जो हमें रेशियोज दिए हुए हैं ए और बी का, और दूसरे उसमें दिया हुआ बी और सी का रेशियो दिया है, और ए और सी का रेशियो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें भी 2 पार्ट हैं इस उसमें। ये जो a/b दिया हुआ है 3:5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b = 3/5। और ऐसे ही हमने इस पार्ट को b/c को भी हमने ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया है हमने, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, ये राइट पार्ट ये वाला, और ये लेफ्ट पार्ट। तो इसके लेफ्ट पार्ट को और इसके लेफ्ट पार्ट को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, a/b × b/c। अब b से b कैंसिल हो सकता है, कैंसिल आउट हो गया, कट गया। अब a और c बचा इसमें, ये हमने यहाँ लिख दिया। इक्वल का निशान की जगह हमने इक्वल का निशान लगा दिया है। और यहाँ पे भी देख लिया क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा तो सीधे मल्टीप्लाई किया, 3:4, 3 × 4 = 12, और 5 × 7 = 35। तो ऐसे करके a/c या a/c = 12:35, 12 और 35 का ये अनुपात हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में हमसे कहा गया है कि आप 4% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर वह मूल राशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 169 रुपये हो जाएगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो है बहुत आसान टाइप का सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित है, और ये बार बार आ रहा है किसी न किसी फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मिश्र धन P × 1 + R/100, फिर ब्रैकेट क्लोज और उसके ऊपर n क्या है हमारे पास, टाइम है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का है हमारा ये। उसके बाद R रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में नॉर्मल भाषा में। तो इसे हम कह सकते हैं कि मिश्र धन अगर x है तो x = P × 1 + R/100 की पावर n। ये हमारा एक फार्मूला बन गया। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमें रेट दिया है, रेट इज़ गिवन क्या, 4%, ओके। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है, 2 ईयर्स। तो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईयर्स में दिया है, ये हमें ईयर्स में ही चाहिए होता है। और ये रेट परसेंट में दिया हुआ, परसेंटेज में ही चाहिए होता है, ठीक है। तो अब हम इसको सीधे प्लेस कर देंगे वैल्यू को। हमें p की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन x की वैल्यू हमें पता है। x की वैल्यू कितनी है, 169 रुपीज़। तो 169 हम एज इट इज़ रखेंगे, p को हम एज इट इज़ रखेंगे, हमें पता नहीं p की वैल्यू क्या है। 1 + r की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 रख दीजिए, अपॉन 100 रख दीजिए। इसकी पावर हो गई 2, क्योंकि n जो है वो 2 है, 2 साल का टाइम हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आगे ले जाते हैं, सवाल को आगे कह जाएगा। 169 को आप ऐसे रख दीजिए, अपॉन p कर दीजिए इसके, क्योंकि p नीचे आ जाएगा, इधर आ सकता है, p हमेशा इधर जाता है, आप नॉर्मल कैलकुलेशन में देखते हो, ठीक है। अब ये क्या बचा हमारे पास, ये बचा ब्रैकेट वाला 1 + 4/100, जिसको हम लिख देंगे 104। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 104 में बदल जाएगा, अपॉन 100 की पावर 2। अब हमारे पास ये आ गया। अब इसको सवाल को और आगे ले चलते हैं थोड़ा सा। तो 169/p, जो हमारा लेफ्ट साइड ये दिया हुआ है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड, इसको हमने यहाँ लिख दिया, और राइट साइड को फिर हम
खोल के लिख देंगे तो 104 इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 100। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। 169 किससे कटता है? 13 से। 13 से हमने से काटा, 13 टाइम चला गया। अगर हम इसे भी 13 से काट दें तो 8 टाइम चला जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? इधर 13, इधर 104, इससे फिर से काटा 1, 13 1 से 13, 13 से इधर काट दिया, 13 से इधर भी काट सकते हैं तो 8 यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास क्या बचा? 8 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 अपॉन पी। तो इसको थोड़ा और आगे ले चलते हैं। 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 8 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 100। और थोड़ा सा कटिंग करते हैं। अगर हम 4 से काटें 100 भी कटेगा और 8 भी कटेगा। तो 4 से काटा 2 आ गया, 4 से इसको काटा तो 25 आ गया। इसको भी 4 से काट दिया 2 आ गया, और इसको भी 4 से काटा 25 आ गया। 25 इंटू 25 ऊपर आया, 2 इंटू 2। आगे और चलते हैं थोड़ा सा। हम इसलिए लेंदी करके दिखा रहे हैं थोड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए जिनको समझ में नहीं आया, क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट आता है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। वो आर्ट्स का भी हो सकता है, वो साइंस का भी हो सकता है, वो बहुत होशियार भी हो सकता है, वो एवरेज भी हो सकता है, और वो हो सकता है मजबूरी में टाइम ना मिला हो, इसलिए उसको बेचारे को नहीं आता है, तो उसको भी हमें हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एक एक बारीकी हम बता रहे हैं। तो 1 अपॉन पी हमने यहाँ लिख दिया, फिर 2 इंटू 2 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25 कितना होता है? 625। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं आगे ले जाके, 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 4 अपॉन 25 इंटू 25। आगे और ले चलिए थोड़ा सा इसको सवाल को, तो ये हो जाएगा p के साथ आएगा 4, यानी कि 4p इज इक्वल टू 25 इंटू 25। और आगे ले चलते हैं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 25 इंटू 25 अपॉन 4। कट कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 6 to 5 में बदल जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4। भाग करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर 156.25 रुपीज़ में आंसर आएगा ये, क्योंकि ये मूलधन है, सॉरी हाँ मूलधन है हमारा ये। ठीक है, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा आंसर आ गया। तो अब थोड़ा सा लंबा हमने करके दिखाया है, क्योंकि ये बेसिक सवाल है, और बेसिक सवाल में यहाँ पे हम एक बार और आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम में, पूरे एग्ज़ाम में शॉर्टकट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो आपको शॉर्टकट पे महारत हो सकती है, लेकिन अगर कम प्रैक्टिस है तो वहाँ पे शॉर्टकट की इसमें ज़रूरत नहीं है। उतना कम टाइम यहाँ नहीं है जो एसएससी और बैंकिंग में होता है, वहाँ पे शॉर्टकट मैंडेटरी होता है तकरीबन हर सवाल में लगाना। लेकिन फिर भी अगर किसी सवाल पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है तो आप शॉर्टकट लगाइए, उससे आपको टाइम बचाने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर शॉर्टकट याद नहीं है तो लॉन्ग कट से भी सवाल आसानी से आ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टाइम सफिशिएंट है। तो ये था हमारा एक और सवाल। एक और हम सवाल ले लेते हैं कम से कम। ये हमारा रीजनिंग बेस्ड सवाल है, और रीजनिंग में हमने देख रहे हैं एक सीरीज़ दी हुई है, 8 फिर 12 फिर 18 फिर 27, और अगला नंबर हमसे पूछा है क्या है। तो देखिए बहुत ही मॉडरेट टाइप का सवाल है। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है। अगर हम 4 प्लस कर दें तो ये 12 में बदल जाएगा 8, इसके आगे फिर हम 6 प्लस कर दें तो ये 18 में बदल जाएगा, लेकिन इसके आगे अगर हम 9 प्लस करें तो ये 27 में बदलेगा, और इसके आगे का हमें पता नहीं है कैसा आएगा, क्योंकि ये अभी तक कोई सीक्वेंस फॉलो इसने किया नहीं है। 4 के बाद 6 आया, 2 प्लस हुआ, लेकिन 2 के बाद फिर 3 प्लस हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, इसे पता करेंगे तो हम ये 2 प्लस हो गया, यहाँ पे 3 प्लस हो गया, तो यहाँ पे हम 4 प्लस कर दें, 9 प्लस 3 9 प्लस 4 की ये 13 में बदल जाएगा, और यहाँ पे 13 ऐड करेंगे तो ये आपका 40 में बदल जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, तो इस ढंग से सीरीज में दूसरे स्टेप में जाकर के आंसर आ गया। तो ये भी बहुत ही कहना चाहिए बेसिक लेवल का सवाल है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस सिर्फ बनाए रखिए, जो कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा इस एग्ज़ाम को 100% पास कर जाएगा। अब बात करते हैं एक टॉप सीक्रेट की, जो इस वीडियो के हम लास्ट में बताने वाले थे। देखिए ये जो है आपका एग्ज़ाम वो 17 जुलाई से चल रहा है, और तकरीबन 15 दिन चलेगा लगातार, 31 जुलाई तक लगातार 3 पालियों में। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ ये कि अगर एक सेट भी लेकर के ये आयोग चल रहा है पर डे, एक सेट से पहली बात तो एग्ज़ाम होता नहीं है, 2 या 3 सेट इन्होंने लगाने पड़ते हैं। तो हर अगर एग्ज़ाम शिफ्ट में ये 2 सेट भी लगा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनको पर डे 2 इंटू 3 6 सेट चाहिएंगे, और 6 सेट अगर 15 दिन तक लगाने हो तो 15 इंटू 6
90 सेट्स इनको चाहिएंगे। और लेवल चूँकि ये बहुत ऊपर नहीं उठा सकते, मॉडरेट लेवल इनको हार्डली मतलब नॉर्मल से मॉडरेट के बीच में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल निर्धारित होता है कि वहाँ किस तरह के बच्चे आते हैं। यहाँ पे IAS क्वालिफाई करने वाले बच्चे इस तरफ नहीं आएंगे। यहाँ जो बच्चे आएंगे वो आएंगे जो पुलिस में इंटरेस्टेड होंगे, पढ़ाई में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो नॉर्मल या बिलो नॉर्मल बच्चे इस तरफ आते हैं। ज़्यादा मेहनती बच्चे जो हैं वो PMT IIT में चले जाते हैं या फिर IAS की तरफ चले जाते हैं। तो इनको लेवल यही बनाए रखना पड़ेगा। लेकिन अगर लेवल किसी से ऊपर भी जाए तब भी बच्चा सेलेक्ट तो होता है, जिसका सिलेक्शन लेना है। जिसने जितनी मेहनत की है, मेहनत कभी किसी की बेकार जाती नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर ये 90 सेट्स बनाने जा रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करने पड़ेंगे, और हर टॉपिक पे 4-5 सवाल जो निकलते हैं वो सब के सब इनको रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने 17 जुलाई को एक सवाल देखा था संविधान से रिलेटेड, जिसमें इन्होंने पूछा था कि आर्टिकल 352 क्या है। तो उस पर वो क्या था, इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल था। इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल हमारे पास 2 और भी हैं, बल्कि 3 हैं, 356, 360 और 365 भी उससे रिलेटेड है। तो ये 4 तरह के जो आर्टिकल हमारे पास हैं, इन्हें चारों पे ही सवाल रखने पड़ेंगे। और हमने देखा कि बाद के दिनों में बाकी आर्टिकल पे भी 356 पे भी और 360 पे भी सवाल आए हैं। तो हर सवाल में ये देखने को मिल रहा है कि जो आया है जिस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से घूम फिर के थोड़ा आगे पीछे होकर के सवाल फिर से रिपीट होगा। तो इसलिए GS में ख़ास तौर पे आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। हिंदी में भी तकरीबन वही रहेगा कि जो भी टॉपिक पे 3-4 सवाल बनेंगे वो घूम फिर के आएंगे। सपोज जैसे अगर कालिदास के बारे में पूछ लिया कि कालिदास ने इनमें से कौन सी रचना लिखी, उसका आंसर था मेघदूत, तो अगली बार हो सकता है सवाल पलट के पूछ ले कि मेघदूत इनमें से किसकी रचना है। अब राइटर्स के नाम उसने दे दिए हैं। तो ऐसे ही करके घूम कर फिर करके सवाल आएंगे। इसलिए हर टॉपिक को जिसमें भी आप तक आपको सवाल हाथ लगे हैं उसको आप गौर से देख लीजिए, तो आने वाले टाइम में आपको अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये था हमारा टॉप सीक्रेट। हमने आपको बता दिया कि इतने सेट्स बनाने के लिए इनको सवाल घुमाने ही पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। और ये बेसिक लेवल ही सवाल है कि बेसिक पे थोड़ा सा उससे ऊपर जाएंगे, मॉडरेट तक भी मैं नहीं मान सकता कि जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, सिलेक्शन आपका 100% हो जाए। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।